केज नीट बायोलॉजी। आज के सेशन में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर से स्टडी करेंगे। प्रकाशीय श्वसन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। टॉपिक छोटा है परंतु याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थ्योरी में जनरली जो बच्चे थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, थ्योरी में जनरली इस चैप्टर से C3 C4 चक्र के बारे में क्वेश्चन आता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको क्वेश्चन आता है C3 और C4 पौधों में अंतर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं प्रकाशीय श्वसन, तो जनरली बच्चों को लगता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पौधे श्वसन करते हैं तब उसे हम कहते हैं, बट ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में श्वसन होना प्रारंभ होगा। प्रकाशीय श्वसन का सीधे सीधे संबंध आप याद रखिए रुबिस्को एंजाइम की क्रियाशीलता से होता है। तो प्रकाशीय श्वसन, और दूसरी बात, पहली बात तो याद रखिए प्रकाशीय श्वसन मीन्स जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिनिटी प्रदर्शित ना करके ऑक्सीजन के प्रति अपनी एफिनिटी या लगाव प्रदर्शित करना प्रारंभ करता है। तो रुबिस्को से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और मुख्य रूप से अगर केल्विन चक्र का पहला पद आपको याद होगा जिसमें आपने पढ़ा था कि रुबिस्को की उपस्थिति में RuBP का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके 2 अणु 3 कार्बन के 3PGA में परिवर्तित होता है। वही जो रिएक्शन है वो प्रकाशीय श्वसन अथवा फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगी, अफेक्ट होती है, और परिणाम स्वरूप पूरी के पूरी जो C3 चक्र में ATP NADPH का उपयोग हो रहा है या प्रकाशीय श्वसन में के बाद जो डार्क रिएक्शन के द्वारा या अंधकार अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया पूर्ण रूप से यहाँ पर बाधित होती है। तो प्रकाशीय श्वसन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम प्रकाशीय श्वसन पढ़ रहे हैं तो प्रकाशीय श्वसन का मीनिंग आप सबसे पहले याद रखिए कि कितने कोशिकांग है जो प्रकाशीय श्वसन से संबद्ध होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी हम कह रहे हैं। तो प्रकाशीय श्वसन में आप याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाशीय श्वसन में विशिष्ट रूप से सहभागिता प्रदर्शित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखिए, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट आप कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तथा जो विशिष्ट कोशिकांग है वह है परोक्सी सोम। परोक्सीसोम आप याद रखिएगा, परोक्सीसोम वो विशिष्ट कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अलावा भाग लेता है प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में। परोक्सीसोम जब आप पढ़ते हैं तो परोक्सीसोम याद रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 से परिपूर्ण वेसिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि परोक्सीसोम में क्या उपस्थित होगा, हमेशा H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपस्थित होता है। जब हम प्रकाशीय श्वसन पढ़ रहे हैं तो प्रकाशीय श्वसन कब होगा ये भी आप याद रखिए, जब पादप कोशिका में मुख्य रूप से याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान होता है। सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों में रात में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप याद रखिए पौधों में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयुक्त किया जाता है और रात में आप याद रखिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो दिन के समय में सामान्यता या रात में भी याद रखिए सामान्यता पौधों में, स्वस्थ पौधों में आप कह सकते हैं CO2 और O2 का अनुपात एक समान नहीं होता है, परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियों के चलते हुए पौधों की कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान होता है तब
प्रकाशीय श्वसन की घटना पाई जाती है। इस शॉर्ट में लिख रही हूं मैं थोड़ा, प्रकाशीय श्वसन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये पार्ट याद रखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एंजाइम है, C3 चक्र में आपने पढ़ा है रुबिस्को। रुबिस्को जब आप पढ़ रहे हैं तो रुबिस्को को आप पढ़ते हैं कि रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम सामान्यतः अथवा सामान्य अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिनिटी प्रदर्शित करता है। मतलब इसकी जो बंधुता है या क्रिया करने की ज्यादा से ज्यादा एफिनिटी है, वो किसके प्रति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिनिटी प्रदर्शित करता है। परंतु आप याद रखिए कि अगर CO2 और O2 का मान अथवा अनुपात समान हो गया, यह अनुपात कब समान होगा? जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर दोनों एक समान होती है। सामान्यतः अभी पढ़ा हमने कि दिन में प्रकाश संश्लेषण अधिक है और रात में श्वसन अधिक है, परंतु अगर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर दोनों अगर समान हो गई तो उस अवस्था में याद रखिए CO2 का और O2 का जो अनुपात है वो पूर्णतः समान हो जाता है। यहाँ पर उस अवस्था में याद रखिएगा कि जब CO2 O2 अनुपात अथवा रेशो एक समान होते हैं, उस अवस्था में याद रखिएगा रुबिस्को किसके प्रति एफिनिटी शो करेगा? रुबिस्को एंजाइम आप याद रखिए, रुबिस्को ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता अथवा एफिनिटी प्रदर्शित करना प्रारंभ करता है। तो रुबिस्को अब क्रियाशीलता किसके प्रति देगा? रुबिस्को ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे याद रखिएगा जो पहली प्रक्रिया है या पहला पद है C3 चक्र का, वो पद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अफेक्ट होता है। अब देखिए जब CO2 O2 का अनुपात समान हुआ और रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता प्रदर्शित करना प्रारंभ किया, तो हम पढ़ते हैं केल्विन चक्र में हम पढ़ रहे हैं कि जो RuBp है, ये RuBp आप याद रखिएगा 5 कार्बन की शर्करा थी और इसका एक अणु अथवा एक मॉलिक्यूल चक्र में प्रवेश करता है कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में। परंतु अब ऑक्सीजन का अनुपात ज्यादा है, तो ये जो रुबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किसके साथ क्रिया कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो RuBp कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बजाय आप किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को ग्रहण करके आप सामान्य प्रक्रिया याद रखिए, आपने पढ़ा था कि RuBp का अणु जब कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में C3 चक्र में प्रवेश करता है तो 2 3-PGA के अणुओं का निर्माण करता है। परंतु यहाँ पर याद रखिएगा कि जो RuBp ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा प्रकाशीय श्वसन के दौरान, तो उस अवस्था में याद रखिएगा 3-PGA के अणु का निर्माण नहीं होता है। इसकी जगह पर एक अणु फॉस्फोग्लिसरेट तथा एक अणु फॉस्फोग्लाइकोलेट, दोनों के एक एक अणु बनते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट के एक एक अणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये सामान्यतः आप याद रखिए 1-2 कार्बन का अणु है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ? 3-PGA के निर्माण की प्रक्रिया बंद। 3-PGA का निर्माण बंद होने के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज जो आपका अपचयन की प्रक्रिया में निर्मित हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण स्वयं यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंद। तो यहाँ पर याद रखिए ATP का निर्माण, NADPH का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, क्योंकि पौधे जो अंधकार अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं वो मुख्य रूप से किस लिए कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रूप में स्थिर कर सके। परंतु यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में समानता प्रदर्शित हुई, रुबिस्को ने अपनी एफिनिटी या अपनी जो बंधुता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय किसके प्रति शो करना शुरू कर दिया? ऑक्सीजन के प्रति प्रदर्शित करना शुरू करते हैं।
और परिणाम स्वरूप आप याद रखिए जो 3PGA बनना था, इंस्टेड ऑफ दैट 3PGA की जगह क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होना प्रारंभ होता है और ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया, ATP और NADPH के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या हो जाती है, बंद होती है। तो मुख्यतः याद रखिए जो प्रकाशीय श्वसन है वो पौधों के लिए एक हानिकारक अभिक्रिया होती है। ये मुख्य रूप से याद रखिए एक हानिकारक अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया कहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि C3 और C4 दो चक्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशीय श्वसन है वो मुख्य रूप से लक्षण होता है, प्रकाशीय श्वसन मुख्यतः C3 पौधों का मुख्य लक्षण है। C4 प्लांट में याद रखिएगा, C4 में विशिष्ट मैकेनिज्म उपस्थित है या क्रियाविधि आप कह सकते हैं, मैकेनिज्म उपस्थित है। परिणाम स्वरूप CO2 की सांद्रता में सदैव वृद्धि मिलेगी। यहाँ पे हमेशा C4 पौधों में, कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता में सदैव आपको क्या मिलेगी, वृद्धि मिलती है और परिणाम स्वरूप C4 पौधों में आप याद रखिए सदैव वृद्धि। परिणाम स्वरूप रुबिस्को हमेशा किसके साथ बंधुता प्रदर्शित करेगा, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है या बंधुता प्रदर्शित करता है। और यही कारण है कि C4 पौधों में हम कभी भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को नहीं देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन आप याद रखिए मुख्य रूप से किन पौधों का लक्षण है, C3 पौधे या C3 पादप आप कह रहे हैं, क्योंकि इन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के मान को उच्चतम बनाए रखने की कोई भी क्रिया विधि नहीं होती है। और वह प्रक्रिया आप देखिए, एक आप पढ़ते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का मीनिंग होता है एक हानिकारक बिंदु है या हानिकारक पॉइंट है पौधों के लिए। कंपनसेशन पॉइंट आप प्लांट कोशिकाओं की किस अवस्था को कहते हैं, प्लांट कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं में वह अवस्था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात समान हो गया, ठीक है, वो पॉइंट पौधों के लिए कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट पे आप याद रखिएगा जनरली प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर पूर्ण रूप से समान पाई जाती है। इसलिए जितने 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रयुक्त कर रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 6 ऑक्सीजन है वो वहीं पे आपका कहाँ पे यूज होने लगेंगे, श्वसन की अभिक्रिया में। तो अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पर देखिएगा, शॉर्ट में समझिएगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हम पढ़ते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं और ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा 6 अणु ऑक्सीजन के निर्मित होते हैं और 1 अणु ग्लूकोज का निर्मित हो रहा है। वाटर यहाँ पे यूज होगा, बट प्रकाशीय श्वसन पढ़ रहे हैं तो हम CO2 और O2 की बात करेंगे। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में आप पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन, ये जो है ऑक्सीजन अब कहाँ पे निकल जाएगी, दिन के समय वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है। श्वसन में हम पढ़ते हैं कि 6 ऑक्सीजन के अणुओं का उपयोग होता है ग्लूकोज के दहन में और परिणाम स्वरूप 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का क्या होगा, निष्कासन होता है या 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर निकलते हैं। परंतु जब पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रक्रियाओं की दर क्या हो गई, समान हुई, तो उस अवस्था में याद रखिए पादप कोशिकाओं का वातावरण से संबंध जो होगा या संपर्क ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो वातावरण में स्थानांतरित होने के बजाय सीधे सीधे श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में विमुक्त होने के बजाय उसी कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, वातावरण में ऑक्सीजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया बंद होती है। इसलिए प्रकाशीय श्वसन अगर बहुत देर तक पौधों में रहता है, कई
महीनों तक या बहुत अधिक समय तक सामान्यता नहीं पाई जाती है, पर अगर ये प्रक्रिया बहुत अधिक समय तक रही तो पौधों का धीरे धीरे वातावरण से गैसीय विसरण का जो संबंध है वो समाप्त होता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मान क्या होने लगेगा, बढ़ेगा और ऑक्सीजन की कमी होना प्रारंभ होती है। इसलिए आप उस रूप में याद रखिए कि प्रकाशीय श्वसन पौधों के साथ साथ समस्त जीवों के लिए एक अत्यंत हानिकारक घटना होती है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पॉइंट पहले ही बताया है, ये पार्ट एक याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकेंडली अगर आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है अथवा कौन सा असत्य कथन है, उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पार्ट याद रखिए कि पादप कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात जब एक समान होगा उसी अवस्था में रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन के प्रति बंधुता प्रदर्शित करना प्रारंभ करता है और परिणाम स्वरूप आपको प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी आता है कि प्रकाशीय श्वसन के उत्पाद, तो दो उत्पाद याद रखिए, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली देखा है कि प्रकाशीय श्वसन को स्किप कर देते हैं। मेनली फोटोसिंथेसिस में प्रकाश वर्णक तंत्र पढ़ते हैं आप अच्छे से, C3 और C4 चक्र पढ़ते हैं, बट ये पीछे का जो पार्ट है ये आप स्किप करते हैं। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए फोकस करना है, नीट को आपने टारगेट बनाया है अपना, आपका ड्रीम है, तो प्रकाशीय श्वसन के साथ साथ जो C3 C4 पौधों का टेबल दिया हुआ है वो टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, पहले C3 C4 में डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि कारक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्लैकमेन्स का सीमाकारी सिद्धांत। तो उस सीमाकारी सिद्धांत को पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में ब्लैकमेन्स के सीमाकारी सिद्धांत के द्वारा भी आए हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करिए, अपने अचीव को गोल करने के लिए 24 आवर्स आप अपने माइंड में अपना ड्रीम और जो आपने नीट को अगर टारगेट बनाया है तो उस टारगेट को बना के रखिए, तभी आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं। और नीट 2021 के लिए स्टडी प्लान में लेकर आऊंगी, तो उस स्टडी प्लान के साथ आप पढ़ना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। एंड स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं उनसे कहूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share my videos, and up to next session, stay motivated and stay blessed.